पी ब्लॉक में आज की क्लास तो मेनली ट्रेंड्स के लिए रखी गई है, एस ब्लॉक साथ लपेट रही हूं मैं। सबसे पहली चीज आती है, कुछ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने बॉन्ड लेंथ को लेके। तो पहले बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, होती क्या चीज है। अच्छा, जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं उस ऑर्डर में इसमें नहीं, इसमें रैंडमली है, मैंने भी किसी की पीडीएफ उठा के आपको दे दी है। मैंने इसमें प्रॉपर्टी के हिसाब से सेग्रीगेट किए हैं, सारे बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन एक साथ, सारे रिड्यूसिंग नेचर के क्वेश्चन एक साथ, सारे के सारे बेसिक नेचर के क्वेश्चन एक साथ। तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपको करना। तो आप चाहे इसके पीडीएफ से नोट कर सकते हैं, बट काफी इसमें हैं, सारे इसमें हैं, कुछ छोड़े हैं जो बहुत बेसिक हैं। तो सबसे पहली चीज, मेरे को बॉन्ड लेंथ अगर पूछी और इस तरह से पूछ ली कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, लेकिन अब अभी तो ये तो मेरा पार्ट ए है, इन चारों के बारे में चार ऑर्डर। सबसे गंदा क्वेश्चन ये हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट्स का सेट या मॉलिक्यूल्स का सेट दिया और कहा इनके बारे में ये चार चीजें हैं, चूज विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। किसका बॉन्ड सबसे लंबा होगा, किसका बॉन्ड सबसे छोटा होगा, कुछ नहीं बोला इन चारों में बॉन्ड लेंथ। तो मुझे पता होना चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी तो इसको सबसे पीछे रखा है, राइट। और Cl2 की सबसे बड़ी क्यों, देखो O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड मतलब सबसे छोटा, 3 बॉन्ड बने हैं, 2 एटम पास। डबल बॉन्ड मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सबसे लंबा। दो सिंगल बॉन्ड वाले मैंने आपको दे दिए, Cl2 और F2। Cl2 को आगे क्यों रखा है मैंने, सबसे लंबे में Cl2 क्यों, साइज, जितना बड़ा साइज बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था विच आई फाउंड, स्टार्ट इसी से करना चाहिए, मुझे पता है आप अदरवाइज भी आंसर दे सकते। सो बॉन्ड लेंथ ये तो दे दी, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे बड़ी समस्या यहां शुरू होती है। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना स्ट्रांग होगा, बिल्कुल नहीं। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करने वाले और फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ बॉन्ड लेंथ नहीं होती। लोन पेयर रिपल्शन, देर आर अदर फैक्टर्स विच कम्स इन टू द सीन जब आप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करते। अक्सर ये जरूर होता है छोटा बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी किसी ने पूछी तो किसके बॉन्ड को तोड़ने में मेरी जान निकलनी है, ट्रिपल बॉन्ड N2, जिसके लिए बात हो चुकी है, सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया या थंडरस्ट्रॉम जब होता है उससे टूटता है, हम ह्यूमन इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कुछ भी कहिए, वो किसकी सबसे ज्यादा, N2। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पलट गई है बाजी, स्वैप हो गया, दोनों सेम तो नहीं। अदरवाइज तो मैं सोचूं, मैंने तो याद कर रखा है बॉन्ड जितना छोटा उतना स्ट्रांग, हो गया जीरो मेरा काम। हुआ क्या, बॉन्ड छोटा तो था इसका और इसका बड़ा, कायदे से ये स्ट्रांग होना चाहिए था सबसे मतलब इन दोनों में, लेकिन हुआ क्या, इन दोनों में वीक हो गया। और आप सुन ही चुके हैं, मेरे मुंह से निकल भी चुका है, क्या रीजन बोल रही हूं मैं, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इतनी छोटी थी, ये दोनों इतने छोटे थे कि जैसे ही पास आए बॉन्ड बनाए, बॉन्ड उसमें लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर मुझे कुछ डिफरेंट देखने को मिला। लोन पेयर रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर इनके बीच अकेला बॉन्ड बनता तो, एनी गेस, अगर नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, ओके, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछिए मैंने, लेंथ नहीं, माय बैड। तो स्ट्रेंथ एन, सिंगल बॉन्ड एन सबसे ज्यादा, फिर ओ, यानी जो ऑर्डर था वही मैंने लिखा है, गलत। लॉजिक पे बात करती है, ज्यादातर बच्चा यही देगा, आपको देना ही यही था, इसीलिए मैंने इससे पहले आप में से किसी से भी पूछ लिया क्यों ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अभी बात हुई कि फ्लोरीन में क्या होगा, इतने सारे लोन पेयर, तगड़ा रिपल्शन, तो ये स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, बात तय होगी। आपको मैनिपुलेट किया गया इसके लिए, आप में किसी से भी पूछती, आपने यही आंसर देना था। इसके अंदर दो लोन पेयर, इसके अंदर सिर्फ एक लोन पेयर। फेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, बॉन्ड लेंथ एज वेल एज लोन पेयर। और थोड़ी देर बाद कुछ और चीजें भी मैदान में आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन भी, पता नहीं ये जो सिंगल बॉन्ड है ये हाइड्राजीन का था, तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और अगर ये हाइड्राजीन का नहीं था
ये शायद ऐसे किसी मॉलिक्यूल का था जिसमें इसने डबल बॉन्ड ओ बना रखा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो उसमें जो मेरे पास ऑर्डर आया विद डेटा, वो डेटा मैं आप लोगों से शेयर भी करूं उसका, बस गड़बड़ कहां हो गई है, एफ और ओ। फ्लोरीन सबसे छोटा था, बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, बट रिपल्शंस की वजह से ये कहां आ गया, ये उससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ में। अब देखिए मैंने क्या किया इसको, फ्लोरीन को सबसे स्ट्रेंथ में पहले हमने क्या सोचा था, जो बात हुई सबसे पीछे होना चाहिए, सबसे पीछे नहीं है, साइज भी छोटा है यार, कुछ तो अट्रैक्शन भी है, न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूक्लियर पावर भी ज्यादा है भाई, उसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं, दोनों ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं। सो बिना खास रीजन सोचे इस अकेले ट्रेंड को आप इस तरह से याद करेंगे। अब देखना मैंने क्या पूछा, फिर से वही क्वेश्चन, नहीं, एन सिंगल बॉन्ड इन N2, ओ सिंगल बॉन्ड इन O2, एफ सिंगल बॉन्ड इन F2। यहां ट्रिपल है, पास होगा ही होगा, 2 पाई बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो छोटा आएगा ही आएगा, जब सिंगल बॉन्ड छोटा आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। तो कैसे सारा का सारा नेचर बदल रहा है ये आप देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बट वन अगले ट्रेंड से। अब मैंने सारे पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स का एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक को सबसे पहले पकड़ना, ये हॉट सेलिंग केक है पी ब्लॉक से, कि कैसे ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊं। अभी तो बोल रही हूं, लेकिन आपको पता है इनऑर्गेनिक में आंख बंद करके बोलते हैं, फिर एक स्पेशल केस डाल देते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी बात हो रही है, जरा ध्यान से सुनना, स्लो स्पीड से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ आई, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना। लुईस के हिसाब से हर वो चीज जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, या खाली जगह है, या आदत से मजबूर है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एवरी कैटायन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर जगह हो तो, एवरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज उसके तो खींचनी मजबूरी है, या फिर जो भी अब आपके सामने केसेस हम रखें, इफ इनमें क्या है, किसी में वेकेंट डी ऑर्बिटल लेगा, आप जानते हो बड़े अच्छे से, अकेला आयरन आप हाइड्रोकार्बन में लुईस एसिड की तरह यूज कर रहे हो एडिशन रिएक्शंस में, सब जगह हम यूज कर रहे हैं। सो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाए जा सकते हैं, वो लुईस एसिड। ये आपकी विजडम है उस वक्त सोचना किससे करूं, अगले तो कह देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिड स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे। अब सबसे पहले आर्हीनियस आएगा तुम्हारे दिमाग में, आर्हीनियस में एसिड क्या होता है, H छोड़ने वाला, या H तो नहीं है, आर्हीनियस रूल्ड आउट। ब्राउनस्टेड लॉरी में क्या आता है, H रिलीज करने वाला एसिड, H एक्सेप्ट करने वाला बेस, H है ही नहीं, तो फिर कहां जाना है मेरे को, लुईस पे जाना है। अब लुईस के हिसाब से सोचते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मेरी क्लास बताए केशव, इनमें सेंट्रल एटम किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले तो 2 एक्सट्रीम्स तय करते हैं, सोडियम, जिंक, फास्फोरस की मैग्नीशियम, फास्फोरस, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा P2O5। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसको सबसे पीछे लिखो, मैग्नीशियम की जिंक, मेरे हिसाब से तो मैग्नीशियम है, एस ब्लॉक हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सोचो ना, एस और पी के बीच में आता है डी, जिंक डी का है, एस और पी के बीच में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी, इधर पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज बीच में है। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे को तो Na2O2 भी नजर आ रहा है, उससे भी कम क्या कर दूं, बढ़िया है फिर तो। अब बीच में क्या बचा, अकेला, दैट्स इट, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अगर तुम पकड़ लोगे, अब मैं तुम्हें बहुत सारे एब्रप्ट केसेस में दिखाऊंगी, जरूरी नहीं है अकेला पी ब्लॉक, ये तुम अभी डी एंड एफ में भी लगवा दूंगी अगर अलाउ करो, इतना प्रेशर ले पाओ तो मैं तो डी का ट्रेंड भी दे दूंगी, खुद ही याद दिला दोगे तुम लोग मेरे को। अब सेंट्रल एटम सेम है, सोचो, लॉजिक यही लगना है, थिंक। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा ऑक्सा एसिड्स में मोर द ऑक्सीजन कंटेंट मोर इज द एसिडिक नेचर, वहीं कंफ्यूज होते हैं, यहां कुछ लगा रहे हो तुम, यहां कुछ लगा रहे हो। अगर मैं चाहूं सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ही ले आऊं तो मुझे इतना तो दिख रहा है ना, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5, यहां क्या होगी +3, +2, यहां क्या होगी
सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार चेक करिए यहाँ क्या होगी, +5 ही है। हाँ सही कह रहे हो। चलिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे रिलेट करते हैं वो यहां पे लिख दूं। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, ज्यादा एसिडिक भी यही होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HClO। किसी को नोट करना है मेरे साथ साथ नोट कर सकता है, मतलब मेरी तरफ से कोई ना नहीं है, और किसी को समझना है सिर्फ ऐप के PDF से काम चलाना है, मोस्ट वेलकम। ये टोटली आपके ऊपर है, इस चीज के लिए मैं और ग्रूम नहीं कर सकती। यस, ये क्वेश्चन मैं मान रही हूं गलती का चांस बनता है, करो कोशिश। सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, कौन सा ज्यादा एसिडिक? इसका तो मुझे पता है आंसर, आप दे लोगे। आपने इसमें पीछे किसको रखा है? सिलिकॉन को। ओके, ये तो दिख ही रहा है, मतलब ये सेमीकंडक्टर्स में भी यूज होता है, ये उतना नॉन मेटेलिक नहीं है, थोड़ा बहुत मेटेलिक नेचर इसमें है, कुछ ना कुछ हम मेटेलॉइड के आजू बाजू में मान भी लेते हैं। फेयर, लीस्ट तो बिल्कुल सही है। मोस्ट SO3 क्यों? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और N2O5 में नाइट्रोजन की क्या है? +5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाते, मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था जब मैं नोट्स बना रही थी, 2-4 बच्चे जो बैठे थे, सल्फर और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई ऊपर वाले पीरियड में है, ये नीचे में है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से जाओगे तो उल्टा आंसर। आप ये सोचिए, जब चार्ज है तो डोमिनेंस तो उसी की होती है, हमेशा हमने देखा है हर जगह चार्ज को पहले देखो, चार्ज सेम है तब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आइए। ऊपर वाले में भी तो आपने चार्ज से ही देखा, एटम तब की सेम था, ये ऊपर तो नहीं हमने किसी ने कहा Cl तो सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम था मैम, आपने कैसे कर दिया? ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट, देन यू शुड टेक अदर थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। सो उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो इसमें क्या है बच्चों? +6 +5, अब यहां फंस गए +4 फंसने वाले फंस सकते, मैं नहीं कह रही आप फंसे, ये ट्रेंड तो तय हो गया। अब इन दोनों में किसको, जब चार्ज सेम आए तब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन ऊपर सिलिकॉन नीचे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो ज्यादा एसिडिक होगा। दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। ग्रुप 15 के भी मैंने ऑक्सा एसिड्स ही दिए, चेक। 4th, पहले तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेरी मजबूरी हो गई इसमें, ठीक है। इसकी क्या है? प्लस, बाकियों की भी बता दो, +5 है। सिर्फ आपको दिखाया गया ऐसे कि अलग ऑक्सा एसिड्स हैं, बात तो सही है तो अलग ऑक्सा एसिड्स, बट इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अब बताओ सबसे आगे कौन रखोगे? बड़ा क्लियर है, HNO3। चलो उसके बाद बताओ, ये तो मुझे पता है, ये तो हर ऑप्शन में आगे मिल जाए। डाउन द ग्रुप फास्फोरस के बाद क्या आता है? आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद क्या आता है? एंटीमनी। तो यहां पर आप इसके बाद रखोगे H3PO4, और मैंने लिखा हुआ भी है प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख लेंगे इस चीज को, समझ जाएंगे इस चीज को। जब हम P ब्लॉक पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली में, हाइड्राइड्स की 5 प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ते थे, आज ऐसे ही नहीं है। आज प्रॉपर्टी में सारे अलग अलग जगह पे आएंगी। हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर अलग जगह पूछूंगी, हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी अलग जगह पूछूंगी, हाइड्राइड्स का डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटता है बढ़ता है वो अलग जगह, बेसिक नेचर अलग जगह, और एसिडिक स्ट्रेंथ अलग जगह। क्या ये एसिड्स हैं भी? पहले तो ये चेक करो, आरिनियस एसिड है। हाइड्राइड्स आर एसिड्स, नॉट लुइस बट आरिनियस। आरिनियस एक ही जगह तो यूज कर रहे हो तुम, हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में, और तो कहीं आरएनएस यूज ही नहीं हो रहा। तो अब बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक, जो जल्दी H+ दे? कौन जल्दी H+ दे देगा? अगर इन्होंने H देना है तो बॉन्ड टूटना है। बॉन्ड कहां जल्दी टूटता है? दो बराबर वालों में कि दो नॉन कंपैटिबल लोगों में? तो फिर टेलीरियम का साइज फुटबॉल और हाइड्रोजन का साइज TT की बॉल, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ठीक है, इट इज ओनली बॉन्ड कंपैटिबिलिटी, साइज कंपैटिबिलिटी, जो वर्ड समझ में आए वो पकड़ लीजिए यहां पर। नाउ कम दिस, फिर से ऑक्सा एसिड दे दिया मैंने और ट्रेंड भी दे दिया। क्या मेरे को बताएंगे मैंने क्यों ये ट्रेंड लिखा है? मुझे पता है आप दे सकते थे, इसलिए मैंने पूछने की बजाय देना शुरू कर दिया। ऑक्सा एसिड्स हैं, हाइड्राइड्स नहीं है, दे आर ऑक्सा एसिड्स। बॉन्ड कंपैटिबिलिटी हाँ हम बोलते तो पकड़े जाते। कैसे पकड़े जाते?
भाई बॉन्ड तो ये टूट रहा है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो सेम है। हाइड्राइड्स में आपने साइज कंपैटिबिलिटी और आरईएनएस लगाया है, ऑक्सा एसिड्स में क्या लगा रहे हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट से लगाओ, चाहे सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो डोमिनेट कर रहा हो, यहां सब पे चार्ज सेम है। हो जाएगा ये ट्रेंड भी एसिडिक ऑर्डर का। तो अब याद रहेगा, कुछ 40 एक दिन की बात रह गई है, याद रहेगा आपको ये कि हाइड्राइड्स में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आरईएनएस। ऑक्सा एसिड में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो एक दो और पूछूं तब जाके कुछ होगा काम। लाओ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, इट इज गुड। दे लोगे आप, बट स्टिल ऑक्साइड्स का किस पे जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 1 पे यही आएगा बच्चों, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। आप वैसे भी कर सकते थे, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मोर द ऑक्सीजन कंटेंट, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जिसको जो पसंद आए वो उसको पकड़ सकता है। ये सारे इसके अंदर है, बट कोई पल दिस सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे जो मैंने 83 84 ट्रेंड्स दी और यहाँ 15 ट्रेंड करा के भेज देती तो आप कहते सारे नहीं कराए, तो मैं सभी लिख देती हूँ। रेपिटेटिवनेस से याद रहेगा, बस पर्पस है रटाना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के हिसाब से चलें तो मेरे पास ट्रेंड बड़ा क्लियर है, ये आएगा। डन हो गया। चलिए अब चेंज करते हैं, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। ऊपर मैंने लुईस लिखा है, बस आगे आगे लुईस लिखा नहीं मिलेगा, सीधा एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। मेरा मकसद तो सिखाना है कि ढूंढना। लुईस के हिसाब से एसिड क्यों बोला मैंने, भाई ये आरईएनएस के हिसाब से एसिड तो है नहीं, इसमें एच नहीं है। ये ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी एच ना होने की वजह से एसिड नहीं है। इकलौता बच गया कौन, लुईस। हर वो चीज जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है या जो वैलेंस शेल में जगह रखे बैठा है या डी ब्लॉक खाली पड़ा है, वो सारे के सारे लुईस एसिड बन सकते हैं। और ये तो फिर वैसे भी ग्रुप 13 है, ऑक्टेट पूरा ही नहीं है, तो ये ट्रेंड होगा। क्यों, हिंट लिखी है ग्रीन कलर से, क्यों। इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अपने अंदर लेना चाह रहा है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। एल्यूमिनियम के कौन से ऑर्बिटल में आएगा, 3p। 3p में एक पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा मोर नियर टू न्यूक्लियस, मोर पावर से अट्रैक्ट होगा। उसके बजाय 5p जो न्यूक्लियस से इतनी दूर है, 5p के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांगली इनवर्ड पुल फेस ही नहीं करेगा, उतनी डेस्पिरेशन ही इंडियम नहीं दिखा पाएगा। तो लुईस के यहां से लुईस हटा देती, एसिडिक कैरेक्टर होता तो क्या सोचते, वो तैयारी रखो। भाई ऑक्साइड्स है तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर तो बात ही नहीं थी। ऑक्साइड्स के अलावा कुछ भी मिले, इट हैज टू बी लुईस, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस जी। बैक बॉन्डिंग इसमें होती नहीं बेटा, इसमें डाइमराइजेशन हो जाती है, डाइमराइजेशन हो जाती है। अब मैंने इसीलिए Al2Cl6 लिख के नहीं दिया, यस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। फेयर। अब अगर मैं आपको कहती इन दोनों में से कौन सा लुईस एसिड है, जी क्योंकि इसने काम कर लिया, डाइमर बना दिया, ठीक है। तो ये बड़ा जायज क्वेश्चन था और ऐसी चीजें। बोरोन हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग सबसे कामयाब है, शुरू यहीं से हुई, डिफाइन यहीं से हुई, पाई बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से बोरोन का खाली p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसमें फ्लोरीन एक लोन पेयर दे देता है, ये अपना सेटिस्फाइड। इसको अंदर ही अंदर अपने एक और फ्लोरीन, और ये हमने लास्ट क्लास में इतना स्ट्रांगली किया कि मैं इसको दोबारा नहीं ला रही, तो इसकी वजह से ये तो कहेगा ही नहीं कि मेरे को दो, छोड़ो, आई एम नॉट एट ऑल इन नीड ऑफ योर इलेक्ट्रॉन पेयर, कीप इट। तो अगर कोई मेरे से पूछे AlCl3 और BF3 विच इज गुड एसिड, अब समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगा देना, बोरोन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर लगती है लुईस एसिड में, जब ऑक्साइड्स की बात हो। यहां ऑक्साइड्स है नहीं, यहां हेलाइड्स है। हेलाइड्स में आपको क्या लगाना पड़ेगा, लगाना तो लुईस ही है। अगर मतलब सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दोगे, क्या उसका ऑक्टेट पूरा है। अगर उनके ऑक्टेट पूरे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना। पिछली स्लाइड मेरे को ये दोनों सामने रख दिए, तो इन दोनों में तुम कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताओगे तो उल्टे पड़ोगे बिल्कुल। विच इज गुड लुईस एसिड, इसमें बैक बॉन्डिंग उतनी कामयाब नहीं हुई। पाई बॉन्ड कहां P और D में कामयाब होता है, तो यहीं पर होता है कामयाब। क्लियर है सबको ये ट्रेंड, चेक बहुत ध्यान से।
लुईस बेस कोई चीज तब है जब उसका लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल हो। तीनों में अवेलेबल है। आपने अमीन्स में भी किया, टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन। वो ना हो कि अब मैंने यहां ये दे दिया। ये पूछने के बजाय पढ़ा रही हूं क्योंकि एक बार माहौल बनाना पड़ता है। बेसिसिटी सोचो, एसिडिटी से बाहर निकलो, जो हमने पिछली स्लाइड तक करी। तो अब इसमें क्या है कि ये अपना लोन पेयर दे नहीं पा रहा है, ये उस वक्त कैसे सूझेगा मेरे को? फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और नाइट्रोजन को तीनों फ्लोरीन मिलके थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर दे देते हैं। अब ये नाइट्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, भाई मेरे पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लोन पेयर, कहीं से तो मैं कॉम्पनसेट करूं, मैं दूंगा नहीं, तो ये देने से कतराएगा। यहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। यहां नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, नहीं देगा लोन पेयर। यहां थोड़ा कम, यहां थोड़ा ज्यादा। यहां पे मैं ये ट्रेंड एक्सपेक्ट ना करूं तो एक ट्रेंड तो एक्सपेक्ट कर सकती हूं कि टफ क्वेश्चन पेपर किसी ने देना हो, इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन देना हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन का ट्रेंड पूछेगा। कि हम याद करके जाते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है तो सेम है, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। ये पहले भी बात हुई है, डिपेंड करता है साथ में कौन लगा है। CH4 और CF4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर इन CF4, और कार्बोकेटायन दे दिया खुदा ना खास्ता, उसमें तो मैक्सिमम है, वो तो पॉजिटिव चार्ज कर दिया तुमने, उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन कौन ही खींचेगा। सामने वाले से रिएक्ट कर जाता है, उसके पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, इतना कुछ कर देता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कांस्टेंट नहीं होती बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये नहीं देगा लोन पेयर। अंडरस्टूड एसिडिक बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में फिर से रिवाइज कराती हूं, लोन पेयर का होना इज नॉट सफिशिएंट, लोन पेयर का इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन होना इज परफेक्ट। ग्रुप 13 के हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स आते ही आर्हेनियस पकड़ लो, कोई जरूरत नहीं है लुईस का कॉन्सेप्ट पकड़ने की। लुईस फेल टू एक्सप्लेन हाइड्रोक्साइड्स एट बेसिस। तो कल को आप ये सोचो नहीं कि मैम हम करना चाहें तो कर ही नहीं सकते, लुईस फेल था। NaOH को ही तो बेस नहीं बता पाया वो, H2SO4 को ही तो एसिड नहीं बता पाया वो। तो सबसे कॉमन एसिड बेस लुईस ने कवर नहीं की कि जरूरत क्या है, आर्हेनियस कर चुका है ना, मैं वहीं तक हूं। सो डाउन द ग्रुप पे देखना जरा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के हाइड्रोक्साइड्स। OH किससे जल्दी टूटेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब मैंने साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ की हिंट लिख दी, तो कल को कोई इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की पूछेगा तो साइज कंपैटिबिलिटी E माने एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली। तो किसका OH जल्दी ब्रेक होगा? लोअर मेंबर्स का। सो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ये, नीचे वाले हमेशा ज्यादा बेसिक होंगे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्साइड्स। अब मेरे को यहां ये नहीं सोचना सही आंसर क्या है, मेरे को अब अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, सोचें क्या, हाँ ये कैसे पता चलेगा कॉन्जुगेट वाला सोचना। अगर कैटायन एनायन आ गया तो कोशिश हमेशा करिए कॉन्जुगेट सोचिए, राइट। कई बिना कॉन्जुगेट सोचे भी आएगा, मैं दोनों बताऊंगी, जिसको जो पसंद आए वो पकड़ ले। आई डिस्कस बोथ, राइट। तो अगर मेरे से पूछा जाए इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर, दो तरीके हैं मेरे पास। अब एक तरीका तो ये है, फ्लोरीन बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट विल नॉट रिलीज इट्स नेगेटिव चार्ज इजीली। पूरा ऑर्गेनिक की रेजोनेंस में पढ़ के आए हैं हम ये, जितना इजीली नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देता है रेजोनेंस करने को, उतना इजीली ऑक्सीजन नहीं देता, उतना इजीली फ्लोरीन नहीं देता। फ्लोरीन की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दो बॉन्ड बनाए नहीं, आपको पता है राइल लाइन में भी हम फ्लोरीन लगा नहीं पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, लेकिन कोई उससे भी कर सकता है। फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने नेगेटिव चार्ज को किसी को देने में थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, तो इट इज वीकेस्ट बेस, कोई इसको पसंद कर सकता है। लेकिन कहीं पर आप फंसे कि आपको नहीं पता चल रहा नेगेटिविटी का, तो सेफेस्ट वे क्या है, थोड़ा सा रूट लंबा है। आयंस को, जो भी आयंस आपको दिए, आपसे बेस मांगा है ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ब्रॉन्स्टेड ने ही कॉन्जुगेट एसिड बेस का रूल दिया था, लुईस ने और आर्हेनियस ने तो बात ही नहीं की थी इस बारे में। तो इन सबको ना बेस बना दो। व्हाट इज बेस?
एनी स्पीशीज विच एक्सेप्ट H प्लस इज अ बेस। तो इसको भी H प्लस दे दिया, इसको भी H प्लस दे दिया, इसको भी। पहले तो मैंने सबके क्या बना दिए, इनको सारों को बेस बनने दिया और कॉन्जुगेट एसिड्स बना के खड़े कर दिए। बेस और एसिड ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सीसॉ कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, वाइस वर्सा जो भी कह लीजिए। मुझे पता है HF, क्यों भाई HF स्ट्रांग एसिड क्यों है? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिक नेचर से लेना देना कुछ है ही नहीं, रत्ती भर भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, दैट्स इट। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा के लिए मैंने एक बहुत ऐसा वर्ड, कैची वर्ड यूज कर रखा है, पहले ही बंटवारा हो रखा है इनमें। अगर टूटा ना तो मेरे पास रहेगा। जिन भाइयों में पहले ही बंटवारा हो रखा है, भाई बहन सॉरी, शुड बी फेमिनिस्ट, जिनमें पहले ही बंटवारा हो रखा है उनका बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो ये बहुत जल्दी निकाल देगा क्योंकि फ्लोरीन ने पहले ही अपने पास खिसका के रखा हुआ है। H विल लीव वेरी इजीली एज H प्लस, राइट। यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही कुछ नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रॉन जरा बिल्कुल बीच में, चाहे तुम रख लो चाहे तुम रख लो, इनका टूटना ही नहीं बॉन्ड, H निकलना ही नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा, तो इससे बनने वाला बेस विल बी वीक हो जाएगा सबसे सीसॉ कॉन्सेप्ट। तो मैंने दोनों फैक्टर्स लिख दिए। किसी को वो पसंद आए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ये नहीं देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, या किसी को ये सीसॉ कॉन्सेप्ट पसंद आए, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। फिर बेसिसिटी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बेसिसिटी। अब फिर आयंस है, मेरे को उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्जुगेट बना के देखने में फायदा है। मैंने उसके कॉन्जुगेट एसिड्स बना दिए और अब आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, आप कहीं HF मत कह देना, वहां HF था क्योंकि बंटवारा हो रखा था। फिर यहाँ आप कहोगे यहाँ भी बंटवारा, बेटा हाइड्राइड्स में जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो आपको आर्नियस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ और लगाया तो उल्टा पड़ेगा। हाइड्राइड्स को ना ब्रॉन्स्टेड ने डिस्क्राइब किया है ना ही प्रॉपर लुईस से तो खैर किया ही नहीं है। तो यहां पे कौन जल्दी अपना H प्लस रिलीज कर देगा, HI। तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसीलिए बेसिसिटी का ऑर्डर अब क्या हो जाएगा मेरे लिए, देखना जरा, यही बेसिसिटी का यही होगा। मेरे को तो बेसिसिटी लुईस की पूछी है तो मैं यही दूंगी, कॉन्जुगेट। सिंपल लिखा है नीचे, उसको मत देखना, याददाश्त तभी बनेगी आपकी जब खुद सोचोगे कि क्या करूं मैं। क्या कर रहे हैं, बेसिसिटी। ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अगर कहीं सिंपल उससे हो रहा हो तो प्लीज सिंपल ही चाहिएगा, मत पकड़िएगा ज्यादा कुछ। तो ऑक्साइड्स में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसिडिक नेचर पूछा था, अब बेसिक नेचर पूछ लिया, कॉन्सेप्ट वही रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ठीक है, उससे मत ही लिएगा। हाँ, किसी को लगे कि आ गया कुछ एसर्शन रीजन में तो क्या है भाई, दूसरी स्टेटमेंट। तब मैंने क्या कहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस मोर एसिडिक। अब क्या बोलूंगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस उल्टा ही करना था। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैंने ऑक्साइड को ज्यादा एसिडिक बताया था, अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्साइड को मैं ज्यादा बेसिक बताऊंगी। जस्ट उसका रिवर्स किया कि ऑक्साइड्स वहां हो गए तो यहां भी तो होने चाहिए थे बेसिसिटी में। एक साथ 12th का पूरा P ब्लॉक, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पीछे बात करी मैंने। अब यहां पर क्या बात हो रही है, उस हिसाब से अगर मैं चलूं, अब मैं आपसे पूछ रही हूं बेसिसिटी का ऑर्डर, आपको बेस सोचना पड़ेगा। आर्नियस तो इसको बेस बताने में फेल हो गया था। आर्नियस तो कह रहा था ये एसिड्स हैं, इसमें ये फिर भी थोड़ा बहुत दे देगा H, ये बिल्कुल नहीं देगा, दिस इज वीकेस्ट एसिड आउट ऑफ ऑल इन दिस ग्रुप। बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी आर्नियस से तो नहीं पता लग सकती। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड क्या था, वो कहता था प्रोटोन एक्सेप्टर, पता लग सकती है। लुईस से पता लग सकती है, यस, लोन पेयर का अवेलेबल। किसका लोन पेयर तड़ाक से चला जाएगा, ये डिक्रीज लिखा तो है मैंने, बट मैं शायद बदलना चाहूं बात को, या जो भी आप बताएंगे। नाइट्रोजन, अमोनिया ज्यादा बेसिक है, क्यों? यस, ठीक है, लिखा था डिक्रीज, बट लिखना नहीं चाहिए था मेरे को, इसलिए मेरे को लगा मैं मिटा दूं। लोन पेयर का डोनेशन अवेलेबिलिटी, यही बात कर रहे हैं लुईस में, पूरी ऑर्गेनिक में यही बात करी। लोन पेयर किसका इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन? अमोनिया में छोटे से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, चार्ज डेंसिटी इज हाई, ढूंढना आसान है,
आने वाले प्रोटॉन को ढूंढना आसान है कि लोन पेयर किधर बैठा है, इतने से पे है। और नीचे पहुंच जाओ बिस्मुथीन में, बिस्मुथ इतना बड़ा है, प्रोटॉन आएगा भी ना लोन पेयर ढूंढने तो इतने बड़े पे वो डीलोकलाइज हुआ हुआ, फैला हुआ है लोन पेयर, वीक हो गया, कमजोर हो गया, जितना नॉन डायरेक्शनल उतना वो किसी को मिलना मुश्किल, तो फैल गया, इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज हो गई, तो बेसिसिटी डिक्रीज हुई। तो इसका रीजन क्या होगा? चार्ज यानी कि लोन पेयर चार्ज डेंसिटी का डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना बेसिसिटी के डिक्रीज होने की रीजन बना। अब आप फैल नहीं सकते हाइड्राइड्स, एक तरफ आप एसिडिक पूछ रहे हो, एक तरफ बेस पूछ रहे हो, यस। एक में आपको हाइड्रोजन का निकलना तय करना है, एक में आपको लोन पेयर का डोनेशन तय करना है। हर ग्रुप हो जाएगा इसके बेसिस पे, सिर्फ इतनी हिंट लिखनी बहुत है एवरीवन। चलिए, क्यों? रीजन दो, पहले तो बताओ एसर्शन इज करेक्ट, और रीजन जो आप दोगे वो मैं बताऊंगी करेक्ट की इनकरेक्ट। हाइड्रोक्साइड प्लीज आरिनियस से सोचिए, आरिनियस के अलावा किसी ने जगह नहीं दी अपनी लाइफ में OH को। OH टूट के निकलना अभी किया था किसी में मैंने, OH किस में टूट के निकलेगा? यानी इसका सिंगल रीजन है एलिमेंट और इस बॉन्ड का टूटना। कहां इजीली टूटेगा? जहां साइज इनकम्पैटिबिलिटी है, दिस। तो अगेन इसका रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसीलिए बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चों? इंक्रीज। सब ऑक्सीडाइजिंग पावर, थोड़ा याद करें क्या थी ऑक्सीडाइजिंग पावर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन लुईस के हिसाब से किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना या कह लो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडाइज होना। खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है? रिड्यूस होना। मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या हो गई? रिड्यूस। आप क्या हो गए? ऑक्सीडाइज। ऐसा कुछ हम रेडॉक्स में पढ़ते हैं, राइट? तो इफ आई एम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स व्हाट? आई एम ऑक्सीडाइजिंग यू। अगर मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो मैं खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर रही हूं, मैं आपको ऑक्सीडाइज कर रही हूं। उसके लिए मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। खुद को रिड्यूस करूंगी तब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन फैमिली में OSACTE, राइट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी क्यों है? तो पहले झटके में आप जवाब देते हो इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन एक या दो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बहुत रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है। वाई? भाई नियरेस्ट नोबल गैस है, वो तो सल्फर में भी है। नहीं, साइज का फर्क आ गया। जितना छोटा एलिमेंट उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड ज्यादा। तो हम ये सोचते हैं, अभी तो जो सोच रहे हैं वो बता रही हूं, सही है कि गलत है वो बाद में बात करूंगी। हम ये सोचते हैं ऑक्सीजन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, पहले तो O2 टूटा होगा, राइट? पहले तो टूट के अकेला गैशियस आइसोलेटेड एटम बना होगा, फिर क्या हुआ होगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज रिलीज्ड और ऑक्सीजन खूब रिलीज करता है माइनस। उसके बाद इसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, उससे क्या बना होगा? O2 माइनस। यही करना है ना ऑक्सीजन ने, अगर ऑक्सीडाइजिंग बनना है, इसको सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके दो इलेक्ट्रॉन खींच के ही तो रखने हैं अपने पास। तो हम आंसर देते हैं किस पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। जब तक सूट करता है चला लेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाटा पे जाएंगे तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। अभी आप पीरियोडिक टेबल का टेस्ट दे के हटे हैं, राइट? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होती है सल्फर की, बिकॉज ऑक्सीजन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहले स्टेप पे ही गड़बड़ हो गई। तो अगर रीजन में आपको दिखता है बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, रीजन इज इनकरेक्ट। एसर्शन इज करेक्ट कि ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन इसका रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है। क्या है इसका रीजन? जो O2 नेगेटिव बना वो तब टिक सकता है जब तुम उसको स्टेबल करने के लिए किसको लाओ? उसको स्टेबल करने के लिए हम किसको लाए हुए हैं? एक्वस। ये सारा रिएक्शन गैस का नहीं हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है रिएक्शन।
एक्वस ने क्या किया, वाटर ने इसको हैवी हाइड्रेट कर दिया और उससे निकली एक इंथैल्पी, दैट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। इतनी ज्यादा निकली वो हाइड्रेशन इंथैल्पी कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को यूजलेस कर दिया, उसकी वैल्यू को नेग्लिजिबल कर दिया। आंसर विल कम ऑन हाइड्रेशन इंथैल्पी, नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की एक्सेप्शन मेरे को यहां देखने को नहीं मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। इच्छा तो ऑक्सीजन की भी थी, बट उसके घर में जगह नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं बिठा पाया इलेक्ट्रॉन को, सल्फर जल्दी बिठाएगा, तो सल्फर ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए था। बट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिसाइड करने में डिसाइडर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन की इच्छा? नो, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा? जितना छोटा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, उतना ज्यादा हाइड्रेशन। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिला रही हूं, आपने जून में या जुलाई में क्या पढ़ा है। आपके लिए एडवांटेज कब होगा? जब आप इन सबको फिर से अपनी कॉपी में बनाएंगे, वो टुकड़ा लिखेंगे, याद तभी होगा, वरना याद नहीं होगा। आज ही रहेगा। जो एक्सेप्शन, जो बिहेवियर ऑक्सीजन और सल्फर के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में था, वही तो यहां था। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा थी, बट फिर भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका था। यहां पर एक और ट्रेंड लिख देती हूं, कल को आप कंफ्यूज ना हो, आपने तो ये पूछा और हमसे ये पूछा गया था। भाई टूट के इसने भी Fe बनाना है, बस एक स्टेप खा गए हम। जब आपसे F2Cl2 Br2I2 पूछते हैं तो उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और जब आपसे FCl Bri पूछते हैं तो एक एरो एक स्टेप कम कर दिया, F2 तोड़ के आपको दे दिया F। अदरवाइज इसमें तीन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है दोनों प्रोसेसेस में? पहले तो E2 लिख दूं ताकि दोनों ग्रुप शामिल हो जाएं, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली। E2 पहले टूट के क्या बना होगा? E, फर्स्ट स्टेप, उसमें एनर्जी कुछ लगी होगी। E फिर क्या बना होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, एक चाहिए तो एक, दो चाहिए तो जो दो, डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप। तीसरा स्टेप क्या रहा होगा? उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक एनायन का बनना विद हाइड्रेशन। तो अगर तो ये पूछा F2Cl2 Br2I2, हाउ मेनी एंथैल्पीज आर इन्वॉल्व? 3, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंड हाइड्रेशन। और अगर तुमसे ये पूछ लिया हाउ मेनी एंथैल्पीज आर इन्वॉल्व? 2, डिसोसिएट करके दे रहे हैं आपको, फर्क कुछ नहीं है। बस यही ट्रिक कर देते हैं जिससे शायद हम कभी कंफ्यूज हो जाए। देखा हुआ नहीं आया, देखा हुआ ही आया लिटरली, ठीक है, अगर ये आता है तो। अगला, मतलब कहां बात कर रही हूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, कैसे और कहां एकदम से कैसे। अब ये तो कोई हेलोजन ऑक्सीजन कुछ नहीं है, एकदम से तीन ट्रेंड और तीनों ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। तो जैसे ही मेरे पास ग्रुप 14 आया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने के शौकीन है ना देने के शौकीन है। ये तो प्रॉपर सॉल्ट है, मेटल के सॉल्ट हैं ये तो। इसमें कौन सा है जो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा? तो जैसे ही मेरे पास अक्रॉस, मतलब डाउन द ग्रुप, वो भी इसमें आ गया, तो मैं क्या देखूंगी? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। +4 +4 +4, 14th ग्रुप है, दिख ही रहा है सबको। तो जो 14th ग्रुप में तीनों हैं, डाउन द ग्रुप, वो जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बिहेव एज इनर्ट, they do not want to participate in bond formation, ये इनर्ट हो जाते हैं। तो जो नीचे वाला मेंबर है ना सबसे, राइट, अगर आप देखिए तो क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मैंने कहा था ना लिखो आज पी ब्लॉक के मेंबर्स, टिन, लेड। सबसे नीचे कौन आया? लेड। लेड +4 नहीं दिखाता, लेड में तो ये मिलके ही राजी नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो लेड सबसे जल्दी किस में कन्वर्ट होगा? अब इससे इसमें कन्वर्ट होने में इसने क्या किया? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, खुद क्या हो गया? रिड्यूस। और मेरे को यहां क्या पूछा था? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, लो ट्रेंड आ गया। तो पी ब्लॉक में अगर सॉल्ट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपटीशन आया तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, जो पूरे पी ब्लॉक में लगता है, राइट, ग्रुप 13 ऑनवर्ड्स पूरे में ही लगता है। क्लियर है सबको ये भी? तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्ट हेलोजेंस का पूछ लिया, ऑक्सीजन सल्फर का पूछ लिया, और आपके लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछ लिया। यहां तक बियरेबल है सबके लिए? चल रहा है आगे काम? बचा कुछ नहीं है खास मेरे पास। जब आ गया मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर,
तो अब मेरे को रिड्यूसिंग नेचर करना है, हेल्प मी। तीनों 12th के तो तीनों ब्लॉक लिख दिए मैंने, नोबल गैस तो क्या ही लिखती। सॉरी, पहले वाले में डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज डिक्रीज बोलते हो थोड़ा क्लियर और लाउड बोला करो, मुझे सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि क्लास को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस। आपको जज नहीं कर रहे। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, क्यों भाई, क्यों प्रगति, ये क्यों करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो आज में दूसरी तीसरी बार आ रही है चीज। इसका रिड्यूसिंग नेचर रिडक्शन की दो डेफिनेशन है, एक क्लासिकल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये अपना हाइड्रोजन जल्दी तोड़ के किसी को भी दे देगा भाई। हाइड्राइड्स में तय कर लो, एसिड बताना है तो कौन, आर्हेनियस। रिडक्शन बताना है तो कौन, 10वीं कक्षा का कॉन्सेप्ट। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब अगर मैं कहूं ये H जल्दी रिड्यूस कर रहा है, जल्दी तोड़ रहा है, तो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। यस, रिड्यूसिंग पावर, इसके पास सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज, चाहे वो ऑक्सीजन फैमिली है चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली। अब आप कहोगे कभी आप इसको बेस बताते हो, यस। कभी आप इसको रिड्यूसिंग नेचर बताते हो, यस। कभी आप इसका एसिडिक नेचर बताते हो, यस। ये तीनों के तीनों एक साथ है। तब क्या करते थे हाइड्राइड्स, ये चार चीजें ऐसे करनी है। अब आप अलग अलग प्रॉपर्टीज में इनको देखेंगे तब थोड़ा सा हलवा बनता है, और वो बनना भी चाहिए और फिर निकलना भी चाहिए हमको। अंडरस्टूड? यही क्लैरिटी आपको चाहिए जो पूरे सिलेबस में आने में सम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक, वही किया है काम जो पिछले में करा मैंने। ऑक्सीडाइजिंग में मैंने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ला दी, रिड्यूसिंग में मैं क्या ला दूंगी, +2। लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में ही रहना चाहती है, इसको नहीं देने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इनर्ट पेयर इफेक्ट को हिलाना ही नहीं है इसने। आपका इनर्ट इसका इनर्ट ही रहेगा, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। +2 से +4 नहीं बनाएगा। अगर लेड +2 से +4 नहीं बनाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो सामने वाले को रिड्यूस करने की भी इच्छा नहीं रखेगा। तो रिड्यूसिंग पावर में सबसे पीछे। वेरएज जर्मेनियम में दोनों इक्वली स्टेबल है, +2 में भी इसकी इच्छा है, +4 में भी इसकी इच्छा है। इनर्ट पेयर सीन में आना ही जर्मेनियम से शुरू होता है, उससे ऊपर वालों पे तो होता ही नहीं, डी ब्लॉक आता ही नहीं। जर्मेनियम से ही तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नॉक करता है और यहां बहुत डोमिनेट कर जाता है। अब अगर मैंने इस फैमिली का करा दिया तो आप मेरे से एल्यूमिनियम फैमिली का, बोरोन फैमिली का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो भी यहां कराओ। मैंने छोड़ दिया, वो ट्रेंड इसमें है कि सारे थोड़ी करा सकती हूं मैं। जब मैंने इसका करा दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप 2, ये जो भी आपके ग्रुप 14 का, ग्रुप 13 आपके जिम में, ग्रुप 15 आपके जिम में, हर एक का थोड़ी कराती रहूंगी। लेकिन अगर अकेले एटम्स आ गए तो यहाँ तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। चेक। ऑर्गेनिक में हम कभी भी गलत हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा, ये फिर भी सांस ले लेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन इंडियम का साइज इतना बड़ा है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको मैनेज करने नहीं आएगी। What I am doing here, I am keeping everything under one roof. अगर अकेले एटम्स के बारे में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कोई मेरे से पूछ रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूं एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही लाइन पे चलूं। कई बार मुझे याद नहीं आएगा मेरे को क्या सोचना है। मुझे एक चीज याद है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग शुड नॉट बी गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। दे आर यूजलेस इफ आई कंपेयर एक्चुअल डिसाइडर थिंग, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। मेरा सजेशन अभी भी इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी से लीजिएगा, क्योंकि रेडॉक्स चैप्टर E0 वैल्यू तो अल्टीमेटली यही बताएगी ना। E0 वैल्यू तो इस बात से ऊपर उठ गई, तुम्हारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को साइड पे रखो। आंसर किसके बेसिस पे आ रहा था, असली था हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो मेरा अभी भी सजेशन होगा, ऑल्दो बिल्कुल सही बात करी आपने, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होने का फायदा है भी। पीरियोडिसिटी चैप्टर कौन सा आपके सिलेबस में नहीं है, पता तो होनी चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। लेकिन अंडर वन रूफ रिवीजन का पर्पज यही है कि आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में दे दूं कि आपको कम कंफ्यूज होना पड़े। तो आई थिंक इट्स फेयर कॉल, हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी से ले लेना चाहिए। यहीं पे अब बात करते करते वो क्वेश्चन याद आ जाता है जो पॉपुलर भी बहुत है,
परेशानी भी बहुत होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम लिख नहीं रही, सबको पता है नीचे वही आता है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? रेडॉक्स वाले चैप्टर में पूरी जो E0 का चार्ट था उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी थी रिड्यूस होने के लिए? लिथियम की, -3 पॉइंट समथिंग। और उसकी लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा थी। उसका मतलब क्या था? वो रिड्यूस नहीं होना चाहता। वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? खुद ऑक्सीडाइज होने वाला। यही बात थी। तो वहां से हमें पता चला जब ये खुद सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसको होना चाहिए था सीजियम को, जो रुबिडियम के नीचे आता है। अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आंसर देना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम कैसे मिल गया? फिर समझते रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, एक बार फिर रैप अप करते। जो भी मेटल आपने लिया, एम मेटल, उसका पहला काम क्या होगा? वो सॉलिड होगा। उसको तुम सबलाइम करके पहले तो बनाओगे गैसियस आइसोलेटेड एटम, फिर उसका तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करोगे। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड, उससे तुम बनाओगे कैटायन। अगर तुम इस बात पे आंसर देते आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड इसकी सबसे कम थी, ये सबसे जल्दी खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए था और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये मिलना चाहिए था। इन प्लेस ऑफ सीजियम कौन मिला है मेरे को? लिथियम। पड़ गया उल्टा मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गलती से भी असर्शन के रीजन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी मत पकड़ लेना, चाहे आंसर तुम्हारा तुक्के से सही बैठ भी रहा हो। इट हैज टू बी हाइड्रेशन एंथैल्पी, वेदर इट इज ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इट इज लिथियम फैमिली। तीसरा स्टेप जो आया ना इसको एक्वस यानी वाटर देने का, जब इसके चारों तरफ वो वाटर के मॉलिक्यूल निकले आए और इसको हाइड्रेट किया, उसमें जो एंथैल्पी रिलीज हुई इट इज सो ह्यूज दैट इट इज डिसाइडर ये होगा भी कि नहीं होगा, ये यहां तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। कौन डिसाइड करने वाला है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसकी डिमांड ज्यादा थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर भी इसने अपना इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड से कई गुना ज्यादा इसमें कॉम्पनसेट हो रहा था रिलीज से। तो ये भी क्वेश्चन है आपके पास। सेम क्वेश्चन अभी और आने हैं। आयोनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ट्रेंड उठा लूं, आ रहा है वो भी अगली स्लाइड्स पे, एक दो वो भी लिए हैं मैंने कि सारे ट्रेंड आने हैं तो सारे आने हैं ना एसपी ब्लॉक के। तो अब आप समझ गए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग जब इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का पूछ रहे हैं या एलिमेंटल कंपाउंड F2Cl2 Br2, इनको एलिमेंटल कंपाउंड बोलते हैं, अपने ही एलिमेंट के बने हुए। प्लीज E0 वैल्यू, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको ध्यान में रख के आंसर प्लान करिएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का एज अ होल मतलब क्या है? स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट। कोई कितनी हीट बर्दाश्त कर सकता है, कितनी हीट तक उसका बॉन्ड नहीं टूटेगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये जो शुरू से स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बोलते हो ना आप लोग, ये एक्चुअली में थर्मल स्टेबिलिटी होती है, राइट? तो आपने सबसे पीरियोडिक टेबल में जो जो थर्मल स्टेबिलिटी का सिंपल ट्रेंड मांगा जा सकता था ले आई। बॉन्ड किसका मजबूत? डाउन द ग्रुप डिक्रीज, शुरू से कई जगह आ गया। साइज कंपैटिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इन सिंपल केसेस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। एक मैं आपके लिए एस ब्लॉक उठा के ले आई हूं, एक मैं आपके लिए पी ब्लॉक का भी उठा के ले आई हूं। पी के तो 3 है। हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी ध्यान दीजिए, मैं हाइड्राइड्स ऊपर हेडिंग भी शायद हाइड्राइड्स लिखी है। एक ही तरह से आंसर देना है, साइज कंपैटिबिलिटी। हाइड्रोक्साइड्स की भी वैसे तो यही है। OH बॉन्ड किसका जल्दी टूट रहा था? नीचे वालों का, ठीक है। चलिए, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सा एसिड्स, यहां थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है। ये मैंने पहले नहीं कराया कभी। ऑक्सा एसिड्स का सब कुछ कराया था आपको उस वक्त, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस नहीं हुई थी। मुझे भी लगा कि ये छूटी है तो इसीलिए बात कर ली। कर सकते हैं हालांकि, लेकिन मेरे पास डिस्कस नहीं हुई। मैंने पहले तो ये डाउन द ग्रुप में तो वही है भाई, डाउन द ग्रुप साइज कंपैटिबिलिटी का इशू है, बॉन्ड टूटेंगे जो भी हैं और ये थर्मली स्टेबल नहीं रहेगा। बट इफ आई एम कीपिंग सेंट्रल एटम सेम, तब फंसते हैं। ये अपने आप होने वाली चीज नहीं थी तब तक जब तक बात ना हो एक बार। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो मैं साइज कंपैटिबिलिटी पे बात नहीं ला सकती। ज्यादा बॉन्ड्स मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी।
क्लोरीन ने एक बॉन्ड बना रखा है कि 3 की 5 की 7, कहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है? जहां ज्यादा बॉन्ड है, रिलीज बॉन्ड ज्यादा बनते हैं इसलिए है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. वाई डू बॉन्ड फॉर्म एट ऑल? टू decrease its energy to attain more stability. So more electrons of central atom are involved in bonding. That's why stability is like this. तो ये चीजें अनटच्ड थी. बाई चांस इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई. जब हम ऑक्सा एसिड्स कर रहे थे, इट वॉज ऑलरेडी वेरी हैवी व्हेन वी वर डूइंग पी ब्लॉक. तो जब मैं आपको पी ब्लॉक दे रही हूं तो आपको ऑक्सा एसिड्स याद है कौन से थे ऑक्सा एसिड्स? और उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे. कौन सा ऑक्सा एसिड रिड्यूसिंग होता है जिसमें O के साथ एक H हो? ऑक्सा एसिड की शर्त थी O के साथ एक H तो होना जरूरी है. तो ऑक्सा एसिड मैंने हर फैमिली में आपको कराए हैं, इसीलिए कीप दैट इन माइंड. वो सारे स्ट्रक्चर क्लास में ड्रॉ कराए थे, वो आपको खुद करना है. मैं सिर्फ ट्रेंड्स रिवाइज करा सकती हूँ. स्ट्रक्चर्स आपके ऑलरेडी, मतलब जब आज आप नोट्स खोलेंगे तो आपको दिखेगा. आपको सिर्फ एक ही चीज छोड़ के भेज रही हूँ मैं, ऑक्सा एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनकी रिड्यूसिंग पावर और उनकी बेसिसिटी. जैसे H2SO4 डाइबेसिक है, राइट? कितने ऐसे ऑक्सा एसिड हैं सल्फर के जिसके अंदर पर ऑक्साइड लिंकेज है, किसमें नहीं है? मार्शल्स एसिड. वो सारे नाम जो थे, एक ही हिस्सा मैं आज रिवाइज नहीं करा रही क्योंकि तब बहुत अच्छे से किया था हमने जी. इससे पिछली यही, हाँ मैंने उल्टा बना दिया, माय बैड, बिल्कुल उल्टा बना दिया, सॉरी. आगे चले. बट सिर्फ कार्बोनेट्स को लेके, एक अकेले कार्बोनेट्स को लेके मैं अपनी तरफ से रिस्क कवर कर रही हूँ. तो अब मेरे को कार्बोनेट्स का ऑर्डर ये मिला. तो आप देखेंगे कौन सा ग्रुप लिया है मैंने? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का लिया है, राइट? बेरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा. इस लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेस लार्जर एनायन. आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, फजान्स रूल रिवाइज कराती हूँ. छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन, छोटे कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, बड़े एनायन की पोलराइज होने की टेंडेंसी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा. दोनों ही केस में पोलराइजेशन ज्यादा. ज्यादा पोलराइजेशन का मतलब क्या है? ज्यादा कोवेलेंट. जहां पर साइजेस लगभग बराबर आ गए, चार्जेस में कोई फर्क नहीं मिला, तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर ज्यादा. वो केस अलग से लूंगी अभी. बट पहले छोटा कैटायन मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट. बड़ा एनायन मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट. ज्यादा चार्ज मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट. सबसे पहले चार्ज देखेंगे, फिर कैटायन देखेंगे, फिर एनायन देखेंगे. इंजन कैटायन है, इसका पावर उसके पास है, तब जाके एनायन पोलराइज हुआ है. तो क्या ऑर्डर है? पहले देखोगे चार्ज, फिर देखोगे कैटायन, फिर देखोगे एनायन. चेक. आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, जो अच्छा लगे. अभी पहले आयोनिक बताओ. डाउन द ग्रुप. एनायन सेम है, कैटायन बड़ा होता जा रहा है. कैटायन बड़ा हुआ, पोलराइजिंग पावर घटी. पोलराइजिंग पावर घटी तो पोलराइजेशन घटा. पोलराइजेशन घटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटा. उसकी वजह से यहां पर आयोनिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप. और लिथियम के कंपाउंड्स आर एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट. मेटल है, होगा. इसके कंपाउंड्स आर एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट. और इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? अभी अभी बात हुई. इससे ज्यादा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी किसी की थी नहीं, इसलिए तो रेडॉक्स, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इसको सबसे ऊपर रखा गया है. इससे छोटा कैटायन ही नहीं है, ढूंढ लाओ. सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में कैटायन. प्रोटॉन में तो कुछ होता ही नहीं हो, तो भूल जाओ. सबसे छोटा कैटायन यही है. इससे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी की है नहीं. इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी है, जब वोल्केनिक इरप्शन भी होता है ना और उसके अंदर मिनरल्स निकलते हैं, साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एरिया क्या होता है? जो भी थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट को पढ़ना चाहते हैं, मिनरल्स को पढ़ते हैं, वो वोल्केनो के पास जो उसका जो लावा है उसका थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं कि उसका एक टुकड़ा हमको मिल जाए, उसमें स्टडी करना है हमको. फ्रेश कंपाउंड बना है वहां पे कोई.
वहां पर भी लिथियम क्लोराइड ब्रोमाइड अगर बनते हैं ना तो वो अकेले नहीं रह पाते, इतना तगड़ा हाइड्रेशन है लिथियम प्लस का, आसपास जरा सी भाप स्टीम मॉइस्चर भी है ना, ये उसको भी मिला के 2HCl बना के बैठ जाता है। इसके एनहाइड्राइज कंपाउंड तुम्हें लावे में भी नहीं मिलने के, कि जहां पानी का स्कोप नहीं है वहां भी ये मॉइस्चर भाप को स्टीम को खींच लेता है। इसके कंपाउंड्स में क्या दो खास बात बोल रही हूं, एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट और दूसरी चीज ऑलवेज हाइड्रस। एनहाइड्रस नहीं मिलता ये, क्यों नहीं मिलता एनहाइड्रस, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉसिबल कैटायन इसका, और ग्रुप के पहले मेंबर्स के एनामोलस बिहेवियर हैं ये सारे। एनीवेज, वेनेडियम टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, आयोनिक कैरेक्टर +4 +3 +2, ये चार्ज ज्यादा चार्ज माने ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन मतलब ज्यादा कोवेलेंट। तो किसी ने अगर मेरे से कोवेलेंट कैरेक्टर मांगा था तो उसका ऑर्डर हुआ ये टाइटेनियम। डाउन द ग्रुप एक कर लिया बस, बहुत है सारे प्रोटॉन के डाउन द ग्रुप नहीं लेके आने वाली मैं, थोड़े से डी ब्लॉक की आदत डाल रही हूं आपको। इसका मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर दीजिए। अब आपको पता है PCl5 PCl3 में पूछ लूंगी तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, PCl5 का, जिसका ज्यादा चार्ज। ऐसे ही इसमें किसका आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, इसका ज्यादा आएगा। एक वो भी बता दो, BCl3 AlCl3 GaCl3, गैलियम सॉरी, ऊपर वाले तो एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट की कैटेगरी में बिठा दो। इतने छोटे कैटायंस हैं कि उनका तो पोलराइजेशन मैक्सिमम है अपने ग्रुप में, और अपने ग्रुप में जब उनका पोलराइजेशन मैक्सिमम है तो अपने ग्रुप में वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट, और देखा गया नेचर में इनके तो एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बन गए। थोड़ा सा इधर से आना शुरू हुआ आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर क्या लिखूं नीचे, इंक्रीज। फजान सूल में चौथा फैक्टर में अब बात करना चाहूंगी आपसे, जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है वही कर ले। फर्स्ट क्या था बच्चों, छोटा कैटायन, राइट। सेकंड क्या था, बड़ा एनायन। थर्ड क्या था, हाई चार्ज। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने बोला स्यूडोनोबल गैस कॉन्फिगरेशन, उसका एक केस लाती हूं आपके पास। कोई सजेस्ट करेगा, याद आ गया हो किसी को? मैम ये बताया था, शगुन नहीं, और कोई, मुंह बंद, और किसी को बोलने देते हैं। कैल्शियम और कैडमियम, इज शी करेक्ट? कैल्शियम और कैडमियम, सोडियम और कॉपर, दोनों ही केस ले सकती हूँ। दोनों में मैंने ऐसा क्या सेट किया, कैल्शियम और कैडमियम चार्ज भी सेम हो और साइज भी अप्रोक्सीमेटली आजू बाजू में हो, कंफ्यूजन तब है, स्यूडोनोबल गैस तब आएगा। कैल्शियम की क्या है कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन से मैच कर रही है इसकी, देखा जाए तो इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन है। कैडमियम, अगर मैं कैडमियम 2+ लाऊं तो कोई याद दिलाए मेरे को क्या है ये, इसमें 4s0 हो गया, राइट। 3D के अंदर जो है राइट, इसका 4s0 हो गया। 4s0 होते ही क्या लगता है, फोर्थ शेल गायब, अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ भागने की कोशिश है। एक्चुअली में तो नहीं हो पाया, 3D में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब होती है, 3s2 3p6 लाओ। इसने क्या किया, 4s में 2 भरे और उसके बाद 3D में 1 to 10 कोई भी, मैंने कैडमियम दिया है, मैं यहां पर सिल्वर भी कभी ले आऊं, कॉपर भी ले आऊं, कुछ भी ले आऊं, तो D में तो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो स्यूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2+ इलेक्ट्रॉन आए तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हटाए फोर्थ शेल निकल गया, थर्ड शेल तो फुलफिल है जी, हम नोबल गैस है। नहीं, नोबल नहीं हो, कोशिश अच्छी है, आप स्यूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी होती है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा, तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर अक्सर पूछा जाता है, CaCl2 CdCl2, और मिलेगा इसमें ट्रेंड्स में, मैंने सारे नहीं लिए, 82 के 82 नहीं ले सकती थी, इसमें अगर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पूछ लिया तो ये है। ऐसे ही सोडियम और कॉपर में पूछा गया है, कॉपर प्लस सोडियम प्लस, कॉपर प्लस देखोगे तो और बढ़िया है, 3d10 हो रहा है, वहां तो जी 3d10 है, तो ये तो और ज्यादा नोबल गैस की तरफ हम भाग रहे हैं, बट एक्चुअली में वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्लियर हो गया, बालकों आ जाएगा सबके पास, थोड़ा बहुत दिमाग में एटलीस्ट आ जाना चाहिए। मेरा काम सिर्फ एक तरह से आपके सामने लाना है चीजों को। लास्ट
एक्वस सोल्यूशन में कोई ट्रेंड पूछा जाए तो क्या वो उलट पुलट हो सकता है या नॉर्मल है वही? रेडियस ऑफ एल्कली मेटल आयंस, एल्कली मेटल आयंस, आयनिक साइज जनरली डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज, लेकिन वाटर में जाते ही उल्टा मामला हो जाता है। ये तो इस साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। कैसे? लिथियम पॉजिटिव जब वाटर में गया तो इसको लिखते हैं एक्वस, हेवी हाइड्रेशन, मल्टी लेयर वाटर मॉलिक्यूल्स गेट onto it to neutralize its positive charge or attracted towards its high charge density। इसकी हाई चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ये बहुत बड़ा हो गया, उल्टा हो गया साइज। और इस साल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इसको लिया है। एंड में कौन आएगा? सीजियम पॉजिटिव एक्वस, साथ ही साथ आयोनिक मोबिलिटी भी आ गई। ये चल ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये तो इस साल से उठा के लाई। ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड मुझे मिला, इसी पीडीएफ में ही मिला। आई रियली लाइक्ड इट। ये गलती होती है बच्चों से, तो मैं आपको इसमें ट्रैप नहीं कर रही, टाइम नहीं बचा कि मैं आपको फंसा के मजे लूँ। अब तो क्लास क्लोज करनी है। आपसे पूछ लिया जाए, अब ये तो है तो पीरियोडिक टेबल का कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक में आएगा, नहीं पीएच पूछा है तो कहाँ आएगा? अब ये सोचने का टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस चैप्टर है। एक्चुअली तो एसिड बेस असली तो आप लुईस, ब्राउनस्टेड, आर्हेनियस पढ़ते कहाँ हो? आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। देखा जाए तो आयनिक इक्विलिब्रियम का जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन दोबारा आएगा ये सारा। जिस दिन मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पकड़ूंगी आपका, उस दिन तो फिर आएंगे क्वेश्चन इसके। सारे थोड़ी ना यहाँ दे सकती हूँ मैं, तो आप तब तक आप भूलने लगोगे, मेरे लिए बड़ा सही टाइम होगा। अब आपसे पूछ दिया, वाटर में डालते ही इनमें से पीएच का ऑर्डर लगाओ। पीएच क्या होता है? एच आयन कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा होना इज एसिडिक, इज पीएच। तीनों बात एक साथ बोल दी। जितने ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा एसिडिक। वाटर में जाने के बाद कोई चीज अगर H प्लस आयन रिलीज कर रही है तो उसको मैं एसिडिक बोल सकती हूँ। ज्यादा H प्लस आयन मतलब पीएच की वैल्यू कम। एसिडिक पीएच क्या होता है? 7 से कम। बेसिक पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल। तो अब पहले तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा इन सॉल्ट्स का वाटर में जाके होना क्या है? होना क्या है? टूटना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो टूटना ही तो है। टूटना है तो फिर क्या होगा? लिथियम तो OH के साथ मिल लेगा और दूसरी साइड HCl अलग अलग क्यों रह गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी एसोसिएटेड। HCl तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो जुड़ के तो रह ही नहीं सकता, उसको तो अलग अलग रहना है। लेकिन LiOH आपको आज ही बताया, बेसिक ट्रेंड में आपने सबसे कम बेसिक बताया इसको। नीचे वाला सीजियम OH आपने सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बताया ये, क्योंकि इसका बॉन्ड ही नहीं टूट पाता, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो पीएच डिसाइड करने वाला है। H प्लस सोल्यूशन में पैदा हो गए बहुत सारे पैदा हो गए तो पीएच हो गया बहुत कम। माय पॉइंट इज, किसमें सबसे ज्यादा H प्लस? पीएच का ऑर्डर बाद में बात करते हैं। सबसे ज्यादा H प्लस किसमें रिलीज होंगे? जिसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा। अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है? +3 तो एक साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और अपना क्या बनाएगा? AlOH होल थ्राइस। और यहां क्या रिलीज कर देगा? 3H प्लस। अब 3H प्लस रिलीज किए तो H प्लस तो इसमें तिगुने हो गए, बहुत ज्यादा तो पीएच बहुत कम। तो आप इसको ट्रेंड्स में कहीं भी लगा सकते हो। बेसिसिटी का ट्रेंड इस चैप्टर में पढ़ाया, पीएच की वैल्यू कहीं और पढ़ाई, तो क्या करें? तो सबसे ज्यादा H प्लस कौन रिलीज करेगा? एल्यूमिनियम +3। अगर इसके सबसे ज्यादा H प्लस रिलीज हुए तो इसका पीएच लीस्ट होगा। ऑर्डर लगाने की फॉर्मेलिटी मैं नहीं कर रही, खुद लगा लोगे आप, क्योंकि मेरे को यहां समझाना जरूरी था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पुट ऑर्डर। जिसका चार्ज ज्यादा, जिस भी कैटायन का यहां पर चार्ज ज्यादा है उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सॉल्टी तो है, मेटल हैलाइड्स, उसकी वजह से H प्लस आयन का काउंट ज्यादा। आई लाइक दिस ट्रेंड एंड आई थॉट टू फिनिश माई क्लास विद दिस ट्रेंड। ये एक अपर एज था, ये एक सोचने वाली चीज थी।